हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर जनरल स्टडीज़ पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल एसआर जनरल स्टडीज़ को नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं एफएटीएफ के बारे में। एफएटीएफ होता क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था G7 कंट्रीज़ के द्वारा 1989 में। 1989 में G7 कंट्रीज़ ने मिलकर एफएटीएफ का इस्टेब्लिशमेंट किया था टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए G7 कंट्रीज़ ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था। अब G7 कंट्रीज़ होती क्या है, इस पर हम एक नया लेक्चर लाएंगे। तो अभी हम एफएटीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं। और स्टार्ट में इसमें मनी लॉन्ड्रिंग ही ऐड किया गया था। बाद में 2001 में इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग भी ऐड किया गया। मतलब टेररिज्म फाइनेंसिंग जो भी कंट्रीज़ या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं उन पे भी एफएटीएफ वर्क करेगा। ये 2001 से इसमें ऐड किया गया। तो एफएटीएफ एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है जो कि सन 2000 से ही ये अपना एक लिस्ट मेंटेन करती है, जिसको हम ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट बोलते हैं। जनरली आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, पाकिस्तान बहुत जल्द ही ब्लैक लिस्ट होने वाला है। एफएटीएफ अपना दो तरीके का लिस्ट मेंटेन करती है, जिसको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट बोलते हैं। ब्लैक लिस्ट वो होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि फॉर्मली कॉल्ड फॉर एक्शन। मतलब कि अगर ब्लैक लिस्ट कोई कंट्रीज हो गई हैं तो उन पे ऊपर एक्शन किया जाएगा। उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको उनकी रेटिंग गिराए देंगे, उनकी रेटिंग कम कर देंगी। और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट वो होता है, अगर सपोज कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आ गई है तो इसका मतलब है कि उसको एक वार्निंग दिया जाता है कि आप एफएटीएफ के कुछ जो रूल्स होते हैं उनको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। एफएटीएफ की कुछ 27 पॉइंट समथिंग, ऐसे 27 पॉइंट जैसे पाकिस्तान को दिया गया था उस पर वर्क करने के लिए, तो कुछ पे उसने वर्क किया, कुछ पे नहीं किया, इसलिए उसको अभी भी ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू किया गया है। तो ऐसे उसकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसको अगर फॉलो नहीं किया है कोई कंट्री तो उसको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और ये एफएटीएफ क्या होता है कि सेक्रेटरीट हाउस इसका ओईसीडी में है, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट क्या होती है कि वो कंट्रीज जो कि टेरर फाइनेंसिंग बहुत करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, ऐसी कंट्रीज़ को पहले तो ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। उनको वार्निंग दिया जाता है कि आप पहले तो सुधर जाओ या फिर आप संभल जाओ, नहीं तो आपका ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और अगर ब्लैक लिस्ट हो जाती है तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट हो जाती है एफएटीएफ के द्वारा तो क्या कहेंगे? पहले तो कैसे हम चेक करेंगे, कि कैसे जानेंगे कि कंट्री ब्लैक लिस्ट हो गई? अगर कोई कंट्री है जो कि कंटिन्यू मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, टेरर फाइनेंसिंग कर रही है और एफएटीएफ के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है, तो उनको एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डालता है, उनको वार्निंग देता है। अगर वो नहीं संभलते हैं तो फिर उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। और ये एफएटीएफ की जो ब्लैक लिस्ट होती है, एफएटीएफ हमेशा इसको रेगुलेट करती रहती है। मीन्स कि हमेशा सबको वेरीफाई करती रहती है कि कौन कंट्रीज कैसा वर्क कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके या फिर टेरर फाइनेंसिंग को लेके। उसके हिसाब से ये उन कंट्रीज़ का जो लिस्ट है ब्लैक लिस्ट, उसको घटाता बढ़ाता रहता है। और अगर सपोज करो कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट हो जाती है तो उसको क्या होता है कि बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो कि उस कंट्री की रेटिंग गिरा देती हैं, जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, यूरोपियन यूनियन है। और आल्सो कुछ और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी इनकी रेटिंग डाउन कर देती हैं, जैसे कि मूडीज़ है, एस&पी है, फिच है। तो अगर इनका रेटिंग नीचे हो जाता है तो ऐसी कंट्रीज़ को वर्ल्ड बैंक से या फिर आईएमएफ से, यहाँ से इनको लोन मिलने में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ऊपर से अगर इनकी रेटिंग बहुत डाउन है तो दूसरी कंट्रीज़ को, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके कंट्री में पहली बात तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इससे जिससे कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत गिर जाएगी और इनको बहुत प्रॉब्लम होगी अपना जीडीपी बढ़ाने में, या इनकी जीडीपी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी। ऐसी कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट इसीलिए किया जाता है ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग न करें, टेरर फाइनेंसिंग न करें। तो एफएटीएफ को लेके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि एफएटीएफ की जो प्लेनेटरी बॉडी होती है वही डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इसकी, जो कि हर साल 3 टाइम मिलती है। मतलब इनकी जो बैठक होती है वो हर साल 3 बार होती है। तो एफएटीएफ ने क्या कर रखा है कि कुछ रिकमेंडेशंस बना रखे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं, और इसको यही स्टैंडर्ड्स होते हैं जो सारी कंट्रीज़ को फॉलो करने पड़ते हैं। और एफएटीएफ अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को दुरुपयोग से बचाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो फाइनेंसिंग मिसयूज हैं उनको बचाने के लिए
ये इस पे वर्क करती है। ये नेशनली हर कंट्रीज़ को मॉनिटर करती है ताकि कोई फाइनेंशियल मिसयूज़ ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग कोई ना करे, फाइनेंशियल टेररिज्म ना करे। और क्या हुआ कि 2012 से एफएटीएफ ने इसमें जो महज डिस्ट्रक्शन वाले वेपन होते हैं उनको भी ऐड कर दिया। तो स्टार्ट में एफएटीएफ ने इसमें बस मनी लॉन्ड्रिंग ऐड किया था, बाद में तो टेरर फाइनेंसिंग 2001 में ऐड किया, और 2012 में इसने जो महज डिस्ट्रक्शन वाले वेपन होते हैं उनको भी ऐड कर दिया ताकि उसको भी कंट्रोल किया जा सके या फिर उसको भी रोका जा सके। तो एफएटीएफ को लेके कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि एफएटीएफ में अभी तक टोटल 37 मेंबर्स हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इसके कुछ ऑब्जर्वर मेंबर भी होते हैं जैसे इंडोनेशिया है, कुछ इसके एसोसिएट मेंबर भी होते हैं। और एफएटीएफ का जो प्रेसिडेंट होता है वो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल मेंबर होता है जो एफएटीएफ के प्लेनेटरी बॉडी द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनके जो टोटल मेंबर्स होते हैं जो उनमें सबसे सीनियर होंगे वो प्लेनेटरी डिसाइड करेगी कि हाँ वो जो सीनियर मेंबर हैं उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए। और क्या होता है कि इनका टर्म जो होता है कि 2 साल का होता है मीन्स। और ये जो अपना ऑफिस ज्वाइन करते हैं ये 1 जुलाई को ज्वाइन करते हैं और 30 जून तक होता है। मतलब कि ये इनका अपॉइंटमेंट 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलेगा, जब तक इनका 2 साल कंप्लीट ना हो जाए। जैसे कि अभी करंट जो है कि डॉक्टर मार्कस प्लेयर हैं जिन्होंने अपना ऑफिस एज्यूम किया है प्रेसिडेंट का 1 जुलाई 2020 से। तो मतलब ये 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2022 तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे। और इन्होंने सक्सीड किया है जियामिंग लियू को जो कि चाइना के थे। तो इन्होंने चाइना के जियामिंग लियू को रिप्लेस करके मार्कस प्लेयर प्रेसिडेंट बने एफएटीएफ के। सो एफएटीएफ से रिलेटेड जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस लेक्चर में हमने G7 कंट्रीज़ का भी जिक्र किया है। तो हम अगला अपना लेक्चर G7 पे लेके आएंगे। G7 कंट्रीज़ होती क्या हैं जिन्होंने मिलके एफएटीएफ को इस्टेब्लिश किया था। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एसआर जनरल स्टडीज़ को तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।